साथियों, यह जो दोनों विषय है, स्वर्णिम भारत के पुनर्निर्माण के लिए युवा, महिला और विद्यार्थियों की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब आंबेडकर ने इसका सॉल्यूशन बहुत ही एक वाक्य में बताया है। इसका सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन बताया? उन्होंने बताया, जागृति का दीपक निरंतर जलाए रखो। यहाँ के हमारे परंपरावादी शत्रु ने, परंपरागत शत्रु ने जो भी 3 कानून लाए थे, वो तो अच्छा हुआ कि किसान सही समय पर इस बात को समझ गए और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए 700 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी। और एक जो कानून था किसानों से संबंधित, उसको आखिर सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन जो 2 कानून थे, जो मजदूरों के संदर्भ में थे और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में थे, उसको लागू किया गया। और लागू करने के बाद में जो भी उसके माध्यम से जो बहुत सारी समस्याओं का निर्माण हुआ है, उसका विश्लेषण, उसका सटीक विश्लेषण, उसका आकलन और शत्रु के माध्यम से जो भी उन्होंने दावपेच किया है, उस दावपेच को काउंटर करने के लिए जो भी नीति निर्धारण करना चाहिए, वो काले सर बहुत विस्तार से आपके पास रखेंगे। साथियों, मैंने जैसा कहा कि बाबा साहब आंबेडकर ने इनका सॉल्यूशन बताया है, हमारे महापुरुषों ने इसका सॉल्यूशन बताया है, और सॉल्यूशन एकमात्र है और वो है जागृति। जागृति के सिवा स्वर्णिम भारत का निर्माण, पुनर्निर्माण हो ही नहीं सकता। जागृति अनेक तरीके से हो सकती है। मैं जानता हूं कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैं यहां रखूंगा तो हो सकता है कि काले सर भी मुझे गालियां दे, क्योंकि जब भी हम संगठन के साथ में जुड़े हैं, जब से जुड़े हैं, तब से संगठन में एक बात हमने सीखी है कि हमारा संगठन सोशल वेलफेयर के लिए नहीं है। 96 से मैं इस संगठन के साथ में जुड़ा हूं। कुछ जिलों में मैं भी काम करता था। कुमार सर जो है, उनके साथ में कभी टेंट में हम खाना भी खाते थे साथ में। तो वहां से हमने एक ही बात सीखे है कि हमारा संगठन जो है वो सोशल वेलफेयर का काम नहीं करता। उस समय भी मैं इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन जागृति का काम करना था बामसेब के माध्यम से, इसलिए हम करते रहे। लेकिन साथियों, जैसे ही कुछ बातें, जैसे 2003 में सर भी जानते हैं, वो व्यक्ति जो आज लुंगी बामसेब चला रहा है, आप समझ गए होंगे, 2003 में एक ऐसा मौका भी आया कि उसको संगठन से निकाल दिया गया। और जो भी एलिगेशन उस पर लगाया गया था वो इतने खतरनाक थे कि स्वाभाविक था कि उस व्यक्ति को संगठन से निकाला ही जाना चाहिए था। मुझे याद है 1 जून 2003 में उस व्यक्ति ने राजीनामा भी दिया था संगठन का। संगठन ने तो पूरी तरह से उनको निकाल दिया गया था। नागपुर का एक अधिवेशन लगा था उस समय, राज्य अधिवेशन। पंपलेट में छप गया था कि जो है वो व्यक्ति, वो राज्य अधिवेशन जो नागपुर में लगा था सर 2003 में, और उसकी अध्यक्षता वही व्यक्ति करने वाला था। और अचानक जो बोरकर साहब है, बीडी बोरकर साहब, उन्होंने एक मीटिंग लिए, शायद भुसावल में मीटिंग ली, और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वो अध्यक्षता करने वाले नहीं है, उनको संगठन से बेदखल कर दिया गया है, उनको कोई फिल्म का स्क्रिप्ट लिखने के काम पर लगा दिया गया है। हम तो घबरा गए थे कि कैसे होगा। हम लोग तो फुल फील्ड में गए हैं, फील्ड में उसकी कैसेट बजाए हैं, लोग आकर्षित हुए हैं, अध्यक्षता वही करेंगे ये बताए हैं, तो कैसे लोगों को बताए। इसके बावजूद भी हम उस राज्य अधिवेशन में काम किए, राज्य अधिवेशन में गए भी थे। लेकिन उसके बाद में जब हमने देखा वो व्यक्ति अच्छा बोलता है, लोगों को आकर्षित करता है, हमको ऐसा लगा कि चलो भाई, संगठन का कारोबार आगे बढ़ते रहेगा, उसके नेतृत्व में अगर आगे बढ़ रहा है, माफ कीजिएगा बात में शायद दो रहा हूं, कुछ बुरी लगती होगी, अगर कारोबार आगे बढ़ रहा है तो चलो हमने भी साथ देना चाहिए। 2003 में हम सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किया कि उस व्यक्ति को बचाया जाए, और बचाने के लिए हमने पुणे में भी मीटिंग लिए, बाद में करोल बाग दिल्ली में जाकर भी, बाद में वो नागपुर का जो बैद्यनाथ चौक का एक ऑफिस था वहां भी बहुत सारा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं, मैं थोड़ा सा हटकर बात आपके सामने रखने वाला हूं। जब मैं 2 दिन का यहां मंच संचालन किया तो आप में से अधिकांश लोगों ने पूछा कि सर आप क्या करते हैं, कब से संगठन के साथ में जुड़े हैं।
तो मुझे ऐसा लगा कि चलो भाई मैं थोड़ा सा बता देना चाहिए कि मैं कब से जुड़ा हूं संगठन के साथ। मैं जानता हूं, इन सारी बातों को जानता हूं। 2007 के बाद में जब उस व्यक्ति को देखे हमने कि जनरल बॉडी की वो मीटिंग नहीं लेना, या जनरल बॉडी में जो जैसे कि कल आपने जनरल बॉडी की मीटिंग देखे, हमारे डॉक्टर साहब ने खुलकर एक बात कहा कि आप जब तक परमिशन नहीं देते, जब तक आप मंजूर नहीं करते, तो कोई भी हमारा एजेंडा जो है वो एजेंडा लागू ही होने वाला नहीं है। जनरल बॉडी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने फोटो निकाला, क्योंकि 2005 के बाद में तो फोटो निकालना ही बंद हो गया था जनरल बॉडी का। तो जब हमने देखा तो हम तो वहां से निकल गए कि नहीं, आने वाले दिन जो है वो, क्योंकि साथियों हम उद्देश्य और विचारधारा के साथ में जुड़ते हैं, हम सिद्धांतों के साथ में जुड़ते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में नहीं जुड़ते। खापर्डे साहब एक बात कहते थे कि जब भी व्यक्ति और संगठन के बीच में झगड़ा होता है, फसाद होता है, कोई मतभेद निर्माण होता है, तो आपने व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, संगठन को पकड़ना चाहिए। और जब संगठन और सिद्धांत उद्देश्य में कोई टकराव होता है तो आपने संगठन को छोड़ देना चाहिए, उद्देश्य और सिद्धांत को पकड़ना चाहिए। हमने संगठन को छोड़ दिया। मैं धन्यवाद देता हूं कुमार काले सर को कि उन्होंने संगठन को छोड़ दिया, लेकिन उद्देश्य और सिद्धांत और विचारधारा को बचाए रखा। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने हमेशा उद्देश्य, विचारधारा और सिद्धांतों के साथ में ही जुड़े रहना चाहिए। 2007 के बाद में हमको ऐसा लगा, क्योंकि खुजली तो हुई थी हमको काम करने की, पांव में घुंघरू सर हमने बांध लिए थे। छत्तीसगढ़ के 5 जिले और मध्य प्रदेश के 5 जिले मेरी तरफ थे। महाराष्ट्र टास्क फोर्स का प्रमुख भी हुआ, महाराष्ट्र टास्क फोर्स का एक सदस्य हुआ करता था, विदर्भ का प्रमुख हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के में भी मैं काम कर रहा था, जहां एक व्यक्ति भी नहीं हुआ करता था। वहां हमने मार खाया, बदनामी सही, काम किया फील्ड में, एक एक व्यक्ति को हमने जोड़ा। देखा हमने कि नहीं यहां कुछ नहीं हो सकता, लेकिन काम करने की तो एक अभिलाषा थी, कैसा किया जाए। संगठन तो कहता है कि वेलफेयर का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन काम तो करना है। तो उस समय 2007 में मेरी मां का देहांत हुआ। देहांत होने के बाद में काफी लोग वो 13वीं का कार्यक्रम करते हैं, 13वीं। अब मैं बुद्धिस्ट विचारधारा का हूं। उम्र के 21 साल में शादी हुई तो पहले ही उनके घर में गया और मैंने बता दिया कि वो जो मेरी बीबी है मेरे पांव नहीं धोएंगी और ना ही मेरे पांव छुएगी। अगर वो मेरी पांव छुएगी तो सारे लोगों के सामने मैं भी पांव छूऊंगा। वो उस समय जब मैं 21 साल के उम्र में था, तो 21 साल के उम्र में मैं वो काले धागे ये कुछ भी नहीं। हालांकि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा सर मुझे। जो बुद्धिस्ट और महार जाति से संबंधित लोग थे, बहुत ज्यादा उनके माध्यम से भी विटंबना हुई, लेकिन ये कुछ भी नहीं। ना ये 5वीं ये बच्चा पैदा हुआ सर, तुम्ही ह्या बच्चा पैदा हुआ, कोई वो केस कर्तन नहीं, कुछ नहीं, वो 7वां महीना नहीं, जैसा ही बच्चा पैदा हुआ नाम बुद्धशील। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, कोई 5वीं बारसा वगैरह कुछ भी नहीं, नाम संगशील। एक लड़की की अभिलाषा थी, क्योंकि संगठन में काम करते करते मैंने ये बात जाना था कि लड़की का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। भले ही लड़का ना हो, दोनों लड़के पैदा हो गए, लड़की की उम्मीद थी। लड़की पैदा हुई, नाम रखा आम्रपाली। बुद्धिस्ट विचारधारा का होने के कारण मैं कोई भी 16 संस्कार ब्राह्मणों के नहीं करता था। जो गर्भाधान से लेकर तो अंत्येष्टि तक उनके जो 16 संस्कार है, वो 16 संस्कार मैं नहीं करता। मां मर गई, मुझे ऐसा लगा कि 13वीं का कार्यक्रम, अंत्येष्टि का कार्यक्रम तो कर लिए हमने, लेकिन 13वीं का कार्यक्रम नहीं करेंगे। मैंने एक प्रयोग किया, स्टडी सेंटर ओपन किया। जो भी हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, जो बीए हो गए हैं, एमए हो गए हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि चलो उनको कंपटीशन के लिए लगाया जाए। क्योंकि बामसेप का काम तो लगभग मैंने छोड़ दिया था, केवल अधिवेशन अटेंड कर रहा था, क्योंकि जानता था कि वो जो लुंगी बामसेप वाला जो अध्यक्ष है, मैं उसको जो हिंदी की व्याकरण है, जो अनेक वचन है, आता ही नहीं।
मैं का अनेक वचन आता ही नहीं। लगा मुझे कि भाई वहां काम तो कर नहीं सकते, काम करना है, तो इसलिए मैंने एक स्टडी सेंटर ओपन किया, नाम रखा छत्रपति शाहू महाराज अभ्यास केंद्र। सारा वहां का खर्चा किया, वहां किताबें, वो रूम का खर्चा, उनको पढ़ाना, मैथ्स, रीजनिंग, मराठी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण और सारी चीजें। बहुत जल्दी 2 साल में रिजल्ट निकलना चालू हो गए वहां से। लेकिन मैंने एक काम किया, वहां SC ST OBC और माइनॉरिटीज के ही बच्चों को मैंने, केवल वो लड़कों के लिए था पहला स्टडी सेंटर। हर दिन संविधान के प्रस्तावना का वहां पठन होता था, वाचन होता था हर दिन। जब भी बच्चे 7 बजे आते थे वहां पढ़ने के लिए, तो मैंने प्रस्तावना, और हर 15 दिन में महापुरुषों के किसी न किसी विषय को लेकर मैं वहां एक प्रोग्राम लगाता था। जो भी बच्चे वहां आते थे वो केवल एक जाति के नहीं थे, बल्कि सभी थे। ST थे, माइनॉरिटीज के लोग थे, OBC के लोग थे, सभी आकर इस विचारधारा से, अध्यक्षता मैं करता था। बामसेप ने जो भी विषय अभी तक लगाया था वही विषय एक आधा रखता था वहां, और वहां बात रखता था। धीरे धीरे वो जो लड़के हैं, वो लड़के जय मूल निवासी बोलना चालू कर दिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सोशल वेलफेयर के काम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो भी व्यक्ति चाहता है उनको एक तरीका बता रहा हूं जागृति का काम कैसे किया जाए। हमने अपना श्रम, अपना हुनर, अपना वक्त, अपनी बुद्धि जागृति के काम में कैसे लगाना चाहिए। जिनको भी ऐसा, अगर ये बातें उनको जचती होगी तो वो कर सकते हैं। एक स्टडी सेंटर, उसके बाद में दूसरा स्टडी सेंटर, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले मुलींचा अभ्यास केंद्र, उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज अभ्यास केंद्र, उसके बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यास केंद्र। हर साल एक स्टडी सेंटर आजू बाजू स्थापन होते गए, और यही नित्य क्रम वहां चलता था। हर दिन संविधान के प्रस्तावना का वाचन, हर 15 दिन में किसी न किसी विषय को लेकर वहां चर्चा सत्र, और उनका जो ब्रेन है वो ब्रेन तैयार करना। किसी भी लड़कों से 5 पैसे नहीं लेता था, केवल एक ही अपेक्षा उनसे होती थी कि आप इस विचारधारा को कम से कम स्वीकार करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, भले ही सारे लोग इस विचारधारा को स्वीकार ना करें, भले ही इसका प्रचार प्रसार ना करें, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को वो साथ सहयोग कभी भी नहीं दे सकेंगे। इस बात का मुझे यकीन था, और आज भी ये यकीन वैसा ही है। भले ही उनमें से अधिकांश लोग, अभी तक लगभग 539 वहां से लड़के लड़कियां सर्विस पर लगे सर, 2007 से 539। कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं कि कैसे लड़के और लड़कियां तैयार होते हैं। उसके बाद में एक वहां विहार है, मेरे गांव के पास में एक विहार है, बहुत बड़ा विहार है। अब वो विहार नमो तस्स जस्याचा तस्स, कुछ भी काम नहीं होता था। वहां आते थे और बस खत्म। मैंने इतिहास पढ़ा था, इतिहास का विद्यार्थी हूं, कि उस समय जो विहार हुआ करते थे वो ज्ञान प्रसार का साधन हुआ करते थे, लेकिन ये ज्ञान को खत्म करने का विहार बन गया है। इसलिए वहां का जो मालक था विहार का, उसको मैंने अपने स्टडी सेंटर में ले गया, चारों ही स्टडी सेंटर में ले गया, और उसको कहा कि देखो भाई, यहां इस प्रकार से काम होता है, आप विहार मेरे हवाले कर दो। उस व्यक्ति को बात जची। वो विहार में, अभी उस विहार में आज अगर देखोगे आप तो 67 लड़कियां पढ़ रही है, 67। और आश्चर्य होगा आपको कि उस विहार में वो संविधान की प्रस्तावना तो होती है, हर हफ्ते वहां वो जो त्रिशरण पंचशीला है, मैं नहीं कहता, इसके बावजूद भी वहां की OBC लड़कियां वो त्रिशरण पंचशील का वहां पठन करती है। मैं नहीं कहता, इसके बावजूद वो करती है। साथियों, वहां से इतना आउटपुट निकला कि अभी मैं, जैसे ही मुझे कुमार काले सर, वो जो भी उनके साथ में जो भी डिस्प्यूट हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि देर आया लेकिन दुरुस्त आए। कार्यक्रम लगाया उन्होंने बॉम्बे में, मैं अपनी 12 स्टूडेंट जो अच्छी तैयार थी उनको वहां लेकर गया था। बॉम्बे का जो अधिवेशन था, सर जानते हैं, 12 स्टूडेंट को वहां लेकर गया था मैं अधिवेशन में, क्योंकि मुझे खुशी हुई थी कि चलो साथ देंगे, क्योंकि उनके समर्पण को मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनके त्याग को मैंने अपनी आंखों से देखा था, सुजाता ताई के समर्पण को मैंने अपनी आंखों से देखा था। महीना भर
उनको फील्ड में काम करते हुए देखा था सुजाता ताई को, इसलिए मैं उनके साथ में जुड़ गया। साथियों, जब अभी महाराष्ट्र राज्य की मीटिंग हो रही थी और ऑनलाइन मीटिंग कुमार सर ने लिया और कुमार सर सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, मैंने भी कहा कि सर मैं 10-15 हजार रुपए लाऊंगा, अभी तो मैं काम नहीं कर रहा हूं उधर, उस समय उधर उस एरिया में, आने वाले दिनों में काम होगा, बहुत होगा। मैंने वो जो कूपन है, मैं स्वयं सर कूपन जो है वो मैंने स्वयं किसी को नहीं बोला, वहां ओबीसी की एक लड़की है उसी को कूपन दिया। मैं देखता हूं, बोला कि ये कितना काम करते हैं। तो जो भी इस वर्ष जो भी वहां लड़के और लड़कियां सर्वे पर, इसके पहले जो लगे उनको बोला कि उसको लेना ही मत। इस वर्ष जो भी लड़के और लड़कियां सर्विस पर लगी, उसने 16,250 रुपया कंट्रीब्यूशन निकाला। ओबीसी की लड़की, वो भी, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, उसी ने निकाला 16,250 रुपए। मैं बोला इतना ही हुआ, कर्मचारी तो ज्यादा है। सर बोले ये देखो, बोले उनके मैसेज आए हैं, लड़के और लड़कियों के मैसेज आए हैं, ये देखो बोले, और उन्होंने पावतियां भेजी है, बोले कि हमने कटवा लिए। मतलब जो भी बामसेफ है, चाहे वो लोकतांत्रिक बामसेफ हो, चाहे वो लुंगी बामसेफ हो, उन्होंने वो जहां जहां काम कर रहे हैं सर, उन्होंने वहां वहां अपना कंट्रीब्यूशन दिए है, वहां वहां अपना कंट्रीब्यूशन दिए। साथियों, अगर हम लोगों को तैयार करते हैं, भले ही 100 लोग तैयार ना हो, 10%, 20% लोग डेफिनेटली तैयार होते हैं। बस ईमानदारी से हमने काम करना चाहिए, वो समर्पण भाव से हमने काम करना चाहिए। पूरे ईमानदारी से अगर हम काम करते हैं तो आउटपुट अवश्य निकलता है। कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि कितना उनमें परिवर्तन होता है। केवल 1-2 उदाहरण बताकर मैं अपनी बात को यहां समाप्त करूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। साथियों, अभी की बात बता रहा हूं मैं। एक भुवनेश्वरी बनकर जो अभी यहां चंद्रपुर में जेल में लगी है, जेल पुलिस, वो इतने तैयार हो गए हैं कि उसको एक लड़का देखने के लिए आया, ब्रह्मपुरी का, आप लोगों में से जानते होंगे ब्रह्मपुरी का, और वो मरार जाति की है, बहुत ज्यादा वो लड़का धार्मिक है, बहुत ज्यादा धार्मिक है। वो पसंद आ गई उसको, क्योंकि नौकरी वाली थी। तो वो उसकी कुंडली मांगी, वो लड़की की कुंडली मांगी सर, उसने देने से इनकार कर दिया। और ये कहा, वो भुवनेश्वरी ने, ओबीसी लड़की, ये कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा को मानती हूं, ये फालतू जो बातें हैं उसको नहीं मानती। अगर उसको मुझे स्वीकार करना है तो फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आपको अगर यकीन नहीं आता हो तो मैं बता भी दिया कि वो जेल में है, भुवनेश्वरी। एक और उदाहरण आपको बताता हूं साथियों। एक बहुत कट्टर जात है उधर, कोहड़ी, बहुत कट्टर, बहुत ब्राह्मणवादी है, वो ओबीसी, बहुत ब्राह्मणवादी कट्टर। एक लड़की है, रोशनी गौपाल है, वो आपके जो सातारा है, सातारा के पास में जब पांचगनी अपन जाते हैं सर, पांचगनी के पास में एक माडा है, माडा ही है ना, वहां वो वन रक्षक लगी सर्विस पर। आप जाना उनके तरफ, जाना आप, वो वन रक्षक के लिए लगी। अब बहुत ज्यादा कट्टर। क्या हुआ, जब हम लोग गए थे वहां, नहीं ये बॉम्बे में जब वो आई थी सर, तो वहां हम चैत्य भूमि गए, और चैत्य भूमि में वो फोटो थी, वहां बुद्ध भी है, फुले भी है, शाहू भी है, शिवाजी महाराज भी है। तो वो फोटो उसने अपने घर में लगाई और बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दी अपने माँ बाप को कि बिल्कुल नहीं निकालना। लोगों ने उसको महार बना डाला, वो है कोहड़ी ओबीसी, उसको महार बना डाला, लेकिन उसने फोटो नहीं निकालने दी। और जब वो सर्विस पर लगी तो घर के लोगों ने बिल्कुल, अब लड़की जब 22-23 साल की हो जाती है तो घर के लोगों को चिंता हो जाती है कि शादी कर देना चाहिए। 2-3 लड़के आए कोहड़ी जाति के, उसने तो बिल्कुल ये कहा था कि देखो मैं फुले अंबेडकरी विचारधारा की हूं, छोड़ने वाली नहीं हूं। 2-3 लड़के स्वीकार नहीं किए, उसने कोहड़ी जाति के लड़के को ही लात मारा और फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा के व्यक्ति के साथ में शादी किया, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के साथ में शादी किया, क्योंकि उसको मालूम है भले ये पूरी तरह तैयार ना हो, मैं तैयार कर लूंगी इसको, लेकिन कम से कम फुले शाहू अंबेडकरी बुद्धा को तो मानता है। आप जाकर देखना साथियों, प्रत्यक्ष मिलना उस लड़की को। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। और ये सारी बातों, ये सारा जो मैंने काम किया, बहुत सारे लोग तैयार होते हैं इस माध्यम से। यहां तक कि मैंने जो भी वहां पढ़ने वाली लड़कियां थी, लड़के थे, उनके माध्यम से जो भी 5वीं की स्कॉलरशिप की एग्जाम होती है,
जो 5वीं में नवोदय की एग्जाम होती है, 8वीं में NMMS की एग्जाम होती है, स्कॉलरशिप की एग्जाम होती है, नवोदय की एग्जाम होती है, तो वो बच्चे को भी उनको पढ़ाने का काम किया। तो वो बच्चे जो है, वो बच्चे भी जय भीम बोलना, उनमें से अधिकांश छोटे छोटे बच्चे जय भीम और जय मूल निवासी बोलना चालू कर दिए। साथियों, उपयोग करके देखो आप, जो भी यहां टीचर है ना, कम से कम ईमानदारी से अगर ये काम करते हो, 5वीं के स्कॉलरशिप के जो एग्जाम होती है, नवोदय की एग्जाम होती है, कोशिश करो आप। ये जो RSS है, हमारे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में बीजारोपण करता है ब्राह्मणी विचारधारा का, क्या हम नहीं कर सकते? वो कहते हैं ना, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं होता, एक तबीयत, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कोशिश करके देखो साथियों, आउटपुट निकलता है। और जहां अभी महिलाओं की बात चली, एक बात तो मैं यहां बताने से नहीं भूलूंगा, ये सच है, वहां काफी लड़के भी निकले अभी तक सर्विस के लिए, 539 में से बहुत लड़के हैं, लेकिन लड़के तैयार नहीं होते। जो लड़कियां है ना सर, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बस ईमानदारी से उनके पास विचारधारा रखो तो वो तैयार होती है, और स्वयं तैयार नहीं होती तो घर के लोगों को भी तैयार करती है। जबकि जो लड़के सर्विस पर गए हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिगड़ गए हैं। बिगड़ इसलिए गए हैं क्योंकि ब्राह्मणी विचारधारा की लड़की उनके घर में आई है, और हमारी लड़की जो है, जो फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा की लड़की जो उनके घर में जाती है, वहां जाकर फुले शाहू अंबेडकरी शिवाजी महाराज की विचारधारा भी बताती है। इसलिए साथियों, कोशिश करो। मैं चूंकि विषय पर सारा विश्लेषण, उसका आकलन, नीति निर्धारण, सारी चीजें तो काले सर करने वाले हैं। मैं अभी तक यही काम किया, और आने वाले दिनों में नो डाउट कि मैं सर के साथ में काम करूंगा। इस आश्वासन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।